सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से मैं चित्रकूट त्रिपाठी सभी भारतवासियों का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं एक स्पेशल क्लास रासायनिक बंधन। तो क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, और मुझे विश्वास भी है कि आप लोग ये काम करते होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है रासायनिक बंधन, यानी रासायनिक रूप से जो बंध बनाते हैं, हम उसकी आज बात करने वाले हैं। बंध कितने प्रकार के होते हैं, बंधों की वजह से कौन कौन से गुण हैं जो केमिस्ट्री में आप लोग समझ सकते हैं। ऐसी क्लास आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, ये मेरा विश्वास है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं ज़रा। केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंध, रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्डिंग जिसको अपने बोल सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। रासायनिक बॉन्डिंग वैसे तो दो प्रकार की होती है, एक आणविक और एक परमाणविक। एक हो गई आणविक, आणविक बंधन जिसको आणविक बंध बोल देते हैं, और एक होता है परमाणविक बंध। अब सुनना ध्यान से, आणविक बंधन मात्र दो ही प्रकार के होते हैं और दोनों प्रकार के आणविक बंधन से कुछ प्रश्न बनते हैं। ये बात सदैव ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि इसी से संबंधित सर्वाधिक प्रश्न हमें परीक्षा में देखने को मिलते हैं। हाँ, परमाणविक बंधन वो होता है जिसके बारे में हम 10वीं क्लास तक अच्छे से अध्ययन करते हैं। परमाणविक बंधन तो हम सबसे पहले परमाणविक बंधन ही उठाते हैं कि परमाणविक बंधन कौन सा होता है। यानी एक तो होता है मोलिकुलर बॉन्ड और एक होता है एटॉमिक बॉन्ड। एटॉमिक बॉन्ड की बात कर लेते हैं। आणविक बंधन बड़ा ही आसान है, आणविक बंधन में ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक हाइड्रोजन बंधन होता है, एक वान डेर वाल बंध होता है। ये दो प्रकार के बंध होते हैं, इनके बारे में हम आज ही चर्चा करेंगे अच्छे से। सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई परमाणविक बंध क्या होता है। परमाणविक बंध से संबंधित ही केमिस्ट्री में सर्वाधिक जो है उलझन होती है। इस उलझन को सुलझाने के आज मैंने प्रयास किया है। परमाणविक बंधन मुख्य रूप से 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला सहसंयोजक बंध। पहले हम आयनिक की बात कर लेते हैं। आयनिक बंध, आयनिक बंध। दूसरा सहसंयोजक। तीसरा उपसहसंयोजक। और चौथा धात्विक बंध। धात्विक बंध, ये 4 प्रकार के बंधन होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा सवाल कंफ्यूज करने वाला सहसंयोजक और आयनिक बंधन पर आधारित होता है। उपसहसंयोजक से सवाल बहुत कम आता है। धात्विक बंधन बिल्कुल खास और बिल्कुल अलग होता है। कुछ वैज्ञानिक इसी को परमाणविक बंधन नहीं मानते हैं। ये एक विशेष प्रकार के बैंड सिद्धांत से इसकी व्याख्या होती है। इसके बारे में बहुत कम स्टडी करते हैं, ठीक है। बाकी इनके बारे में स्टडी अधिक की जाती है। आप लोग जरा ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो रासायनिक बंधन की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। जब दो परमाणु अथवा आयन एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान, यानी दे दिया होगा, आदान प्रदान अथवा साझे के कारण एक प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं और स्थायित्व प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग बंधन कहते हैं या बंध कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। मतलब रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन लेकर, देकर या साझा करके स्थायित्व प्राप्त करते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग बंध कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, आप सब लोग समझ गए होंगे। मैं अब आपको आयनिक बंधन के ऊपर बताता हूँ। नाम से ही पता लग रहा, आयनिक बंध अर्थात ऐसा बंध जिसमें आयन भाग लेते हैं। अब आयन क्या होता है? देखिए, परमाणु की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। परमाणु, जैसे मान लो सोडियम की हम बात कर लेते हैं, तो सोडियम जब ये उदासीन परमाणु होगा तो इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन और बाहर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। हम सब लोग समझते हैं अच्छे से, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? अंदर वाले में 2 और उसके बाहर वाले में 8 और उसके बाहर वाले में 1। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका साझा होगा। तो इसका मतलब उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ना इस पे कोई धनावेश होता है और ना ही कोई ऋणावेश होता है। इस प्रकार की चीज़ को हम परमाणु बोलते हैं अथवा उदासीन परमाणु बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हालांकि उदासीन परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार अध्ययन की दृष्टि से इसको बोल देते हैं। अब
ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेगा कि अपना अष्टक पूर्ण करेगा। अष्टक पूर्ण करने का दो तरीका, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तब इसका 8 पूरा हो जाएगा, अथवा 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो भी इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो भाई परमाणु को जो आसान काम लगता है परमाणु वही काम करता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना ज़्यादा आसान है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na धनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात जो परमाणु था वो आयन में बदल गया। ध्यान देना, परमाणु धनायन में बदल गया। तो इस प्रकार मैंने आपको दो चीजें बताई, उदासीन परमाणु और धनायन। ठीक, उदासीन परमाणु धनायन और एक चीज होती है ऋणायन। अगर हम क्लोरीन की बात कर लें, क्लोरीन, हाँ, क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन है और बाहर 17 ही इलेक्ट्रॉन है जो बाह्य कक्षाओं में घूम रहे होते हैं ना। जरा इसको ध्यान से समझना आप लोग। ये देखिए, यानी कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले में 8 और सबसे अंतिम कक्षा में कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागे अथवा 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये ज़्यादा आसान इसको तो लेना है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लेने के बाद में बन जाएगा Cl ऋणायन। अर्थात किसी भी निकाय के 3 अवस्थाएं पॉसिबल हैं। उदासीन परमाणु के रूप में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन के रूप में बन सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन के रूप में बन सकता है। तो समझना, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनता है तो एक ऋणायन भी उसके पास होना चाहिए। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो रहता नहीं है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली स्पीसीज भी मौजूद होनी चाहिए। तो अगर सोडियम एक धनायन एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो वो लेने वाला भी तो होना चाहिए। जैसे क्लोरीन है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब लेने और देने वाला काम पूरा हो जाए, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन हो जाए तो आयन बन जाएंगे ना। तो अब आयनों के बीच में जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यानी ये दे रहा है और ये ले रहा है, तो इनके बीच में एक प्रबल विद्युत आकर्षण बल हो जाएगा। इसको समझना, इसमें कौन सा आकर्षण बल हो जाएगा? इसमें प्रबल विद्युत आकर्षण बल हो जाएगा। यहीं से एक सवाल बनेगा। आज मैं पहले आपको टॉपिक बता दूं, उसके बाद में थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने ढंग से सुन लिया ना इस पूरे टॉपिक को, तो लास्ट में जितने मैं प्रश्न बनाऊंगा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आराम से दे सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन तो इसमें चला गया आराम से। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कि लीजिए बंध बन गया, तो हम इसको कहते हैं आयनिक बंधन, यानी ऐसा बंधन जिसमें आयन, धनायन और ऋणायन हिस्सा लेते हैं, उसको आयनिक बंधन कहते हैं। अब इसके ठीक विपरीत, यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब उसके बाद में क्या होता है, हम बात कर लेते हैं सहसंयोजक बंध की। कभी कभी क्या होता है, अष्टक पूर्ण हो नहीं पाता है, इलेक्ट्रॉन ले और देकर अष्टक पूर्ण नहीं हो पाता। जैसे हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 8 नंबर पे आता है। 2 इलेक्ट्रॉन अंदर और बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वाले को मैं क्रॉस से दिखा देता हूं। ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भाई ध्यान रखना सब लोग, इधर दे देते। अब देखो, अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग के दे देता है तो इसके पास तो 8 पूरे हो जाएंगे, लेकिन इसके पास 4 ही रह जाएंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि भी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे और दूसरा ग्रहण कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फिर ये क्या करते हैं कि ये दोनों करते हैं, ये दोनों अपने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन साइड में रख देते हैं। क्या ले भाई मेरे 2 इलेक्ट्रॉन, ये कहता है ये ले मेरे 2 इलेक्ट्रॉन, जब ज़रूरत होगी तो तुम मेरे वाले इस्तेमाल कर लेना और जब ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारे वाले इस्तेमाल कर लूँगा। इस तरह से इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। और आप देखिए, दोनों परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया। तो जब दोनों परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाता है तो ऐसे बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसमें ना तो कोई धनात्मक बना और ना ही कोई ऋणात्मक बना। आप खुद देख लीजिए, धनात्मक ऋणात्मक वाला प्रॉब्लम ही समाप्त हो गया है। किसी भी प्रकार का धनात्मक और ऋणात्मक हिस्सा नहीं है, जबकि इसके अंदर क्या है, सोडियम और क्लोरीन, एक धनायन और एक ऋणायन है। धनायन ऋणायन के आधार पर ये तो बन गया आयनिक बंध, जबकि ये परमाणु ही रहते हैं, ये परमाणु मिलके अणु बनाते हैं, है ना। इसलिए ये सहसंयोजक बंध कहलाता है। इस बात को गहराई से समझिए आप लोग, इसको क्या बोलते हैं अपने लोग, सहसंयोजक बंध। अब सुनना ध्यान से, इन दोनों में सबसे पहले तो आपको अंतर पता होना चाहिए। अंतर करने के लिए मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको वो कहानी भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आप सब लोग जानते हैं आयनिक बंधन होता है इसके अंदर, यानी सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के घर में दे रखा होता है, जबकि ये साझेदारी होती है। जैसे मान लीजिए ये बीच में एक दुकान है और ये एक बंदा और ये एक बंदा, दोनों बंदों ने क्या किया, पैसे लगा दिए, आराम से दोनों अपने अपने घर बैठे हैं, दूर दूर, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, लेकिन इसने तो अपने 1 इलेक्ट्रॉन यानी अपने जिगर का टुकड़ा
क्लोरीन को दे दिया, यूँ समझ लीजिए ना, जैसे दो परिवार होते हैं, है ना, जब विवाह होता है तो मतलब एक तो बेटी वाला परिवार होता है और एक बेटे वाला होता है, तो बेटी वाला परिवार अपनी बेटी बेटे वाले के घर दे देता है, यानी कन्यादान कर देता है। इस तरह से क्या होता है कि दोनों के दोनों एकदम प्रबल आकर्षण बल से जुड़ जाते हैं, एकदम गजब प्रबल आकर्षण बल से। तो कहने का तात्पर्य ये कि आयनिक बंध जो होता है वो सदैव ठोस प्रकार का होता है, क्यों, इसके अणु पास पास होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके जो आयन होते हैं वो पास पास होते हैं, पैकिंग संरचना होती है, क्रिस्टल इसके बनते हैं, इसीलिए हम इसको आयनिक यौगिक ना बोल के आयनिक क्रिस्टल भी बोल देते हैं। यहाँ NaCl लिखा है तो ये मत समझना कि एक Na एक Cl से लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे Na बहुत सारे Clओं से घिरे हुए हैं और बहुत सारे Cl बहुत सारे Na से घिरे हुए हैं। एक मतलब ये एक अणु नहीं है, आप सोचें कि भाई दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ एक अणु, ऐसा नहीं है। ये कई आयनों से मिलकर बना हुआ एक क्रिस्टल होता है जिसमें खूब सारे धनायन और ऋणायन आपस में मिलकर एक बड़ा दैत्याकार, मतलब यूं समझ लीजिए बहुत बड़ा अणु बनाते हैं। ऐसा अणु जो हमें दिख जाता है तो हम उसको अब अणु थोड़ी बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल कहलाता है, आयनिक अणु नहीं होता है। अणु कौन सा होता है, जो सहसंयोजक होता है। सहसंयोजक में 100 अणु, 200 अणु, 2 अणु, 4 अणु, इस तरह से, है ना। तो सहसंयोजक में क्या होता है कि परमाणु आपस में मिलके क्या अणु बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है O2, अब इसमें हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलके O2 का एक अणु बनाते हैं, जबकि इसमें नहीं कहेंगे कि NaCl का Na और Cl के एक एक परमाणु मिलकर और एक अणु बनाते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा क्रिस्टल ही होता है, उसमें करोड़ों अरबों Na होते हैं और उतने ही लगभग Cl होते हैं। तो समन्वय संख्या के आधार पर हमने NaCl किया है, ऐसे थोड़ी है कि भाई अब क्रिस्टल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, टूटने के ऊपर आधारित है। तो ये समझना जरा, ये समझने वाली बात है, ये ठोस होते हैं। जबकि ये तो पार्टनर है ना, पार्टनर तो दूर दूर भी हो सकते हैं। तो इसलिए अधिकतर सहसंयोजक यौगिक या तो गैस होते हैं अथवा द्रव होते हैं। ये ध्यान देना बात, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं। आयनिक बंध क्या होते हैं, आयनिक बंधन ठोस होते हैं, जबकि सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, या तो गैस अवस्था में होंगे या द्रव अवस्था में हो सकते हैं। हीरा में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, हीरा है ना, ग्रेफाइट में भी पाया जाता है, लेकिन ये अपवाद है। इसमें क्यों पाया जाता है, इसके ऊपर फिर कभी डिस्कशन करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है इसका। तो आप लोगों ने ये अंतर समझा। अब हम अभिक्रिया की बात करते हैं। तो वही बिल्कुल भाई, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में एक छोटी सी गलतफहमी उनको हमेशा के लिए दूर कर सकती है। एक तीसरा बंदा अगर उनके कान में फूंक मार देना, यूं 1 सेकंड लगाएंगे बस, फटाक से, बहुत जल्दी लड़ाई होती है, बहुत जल्दी रिएक्शन होती है। तो इस वजह से क्या होता है, आयनिक बंधन की जो अभिक्रियाएं होती हैं अत्यंत तीव्र गति से होती हैं, तीव्र तेज गति से होती है। जबकि पार्टनर को तो आप कितना मर्जी मार लो, चाहे कुछ मर्जी कर लो, उसको पता लगता है कि भैया ये फायदे की दुकान है तो मैं अपनी दुकान क्यों तोड़ूं। हो सकता है ये बंदा मुझे गाली दे रहा हो, ये कहता हो हाँ हो सकता है ये थोड़ा सा गाली दे रहा हो, क्यों लड़ाई करें। तो पार्टनर के बीच जल्दी लड़ाई नहीं होती, और होती है तो फिर धीरे 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 काफ़ी लंबा टाइम लगता है बंधन टूटने में। तो याद रखना, जितना सहसंयोजक बंध होता है, ये सहसंयोजक बंध टूटने में बहुत टाइम लगता है। अर्थात अभिक्रिया कुछ मिनटों से, कुछ सेकंड का समय ले सकते हैं, कुछ सेकंड से कुछ वर्ष तक का समय, कुछ अभिक्रियाओं में तो कुछ वर्ष लग जाते हैं। मतलब अभिक्रियाएं कुछ सेकंड से कुछ वर्षों तक समाप्त होती हैं, यानी इतनी धीरे चलती हैं अभिक्रियाएं। इसीलिए ये अभिक्रियाएं धीमी गति से होती है, जबकि ये अभिक्रियाएं तीव्र गति से होती हैं। ये तो दूसरा अंतर था। अब तीसरा अंतर समझते हैं। अब जो आयनिक बंधन होता है उसमें धनावेश ऋणावेश, धनावेश ऋणावेश, ये एकांतर रूप में होते हैं, है ना। ये देखिए, ये एकांतर रूप में अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये बिल्कुल एक दूसरे से, अब आप सब लोग जानते हैं समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण जबकि असमान ध्रुवों में आकर्षण बल पाया जाता है। तो इस थ्योरी के अनुसार अगर इस पे हम हल्का सा चोट मार दें, है ना, या ये हल्का सा गिर जाता है तो समान ध्रुव एक सीध में आ जाते हैं। भाई समान ध्रुव कहाँ आ जाते हैं, एक सीध में आ जाते हैं, जिसकी वजह से समान ध्रुव, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये भंगुर प्रकृति शो करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं, ब्रिस्टैलिटी प्रदर्शित करते हैं, यानी हल्का सा चोट मारने पर चकनाचूर हो जाते हैं। कांच देखा ना आपने, हल्का सा चोट मारो, देखो उसके टुकड़े हो जाएंगे और वो टुकड़े जुड़ेंगे नहीं, वो क्योंकि समान आवेश एक दूसरे की सीध में आ जाते हैं, क्योंकि ये तो प्रबल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस पे चोट मारते हैं या नीचे गिर जाता है ये, तो ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। लेकिन ये तो द्रव और गैस होते हैं, ये कहाँ के भंगुर प्रकृति के होंगे। और द्रव गैस का मतलब इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है
और ये ठोस होते हैं तो इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। इस तरह से 4 अंतर हो गए आपके पास, ये ठोस होते हैं, ये गैस और द्रव के आसपास होते हैं, है ना। अच्छा, इनकी अभिक्रियाएं तेज होती है, इनकी मंद गति से होती है। ओके, इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, इसमें तो भाई नहीं होता, ये तो गैस और द्रव है ना। तो ये आपके पास कुछ इसके गुण हो गए। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं उपसंयोजक यौगिक की। उपसंयोजक यौगिक जो होता है वो सहसंयोजक यौगिक के समान ही होता है, बस इसमें एक जोड़ा देने वाला होता है और एक जोड़ा ग्रहण करने वाला होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, NH4Cl है ना, बहुत अच्छा उदाहरण है। NH4Cl ये बना कैसे, अमोनिया है ना। आप सब लोग जानते हैं अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन होती है जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझिए जरा, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने का काम करते हैं। यानी ये बना लेता है हाइड्रोजन के साथ बंधन, ये भी बना लेता है हाइड्रोजन के साथ बंधन, और ये भी बना लेता है हाइड्रोजन के साथ बंधन। इस तरह से हाइड्रोजन के साथ ये 3 तो बंध बन जाते हैं, ये दोनों भाई रह जाते हैं। ये कहते हैं भाई हम कहाँ जाएं। अच्छा, उसी तरह से क्या होता है, जो Cl होता है ना, HCl, देखना समझना ध्यान से। HCl में क्या होता है, आयनिक बंधन पाया जाता है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड में। और आयनिक बंधन होता है तो Cl की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता काफ़ी होती है इन दोनों में से, है ना। विद्युत ऋणात्मकता को समझने के लिए एक ना ट्रिक है, फोन कॉल, FONCl, फोन कॉल। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन और फोर्थ नंबर पे क्लोरीन। ये इनका विद्युत ऋणात्मकता का घटता क्रम है और ये इनका विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम है। यानी Cl से F की तरफ जाएंगे तो विद्युत ऋणता। खैर कुल मिला के इन्हीं चारों में सर्वाधिक विद्युत ऋणता होती है। विद्युत ऋणता बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनों को, सांझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो ताकत होती है उसको हम लोग विद्युत ऋणता बोलते हैं। तो HCl में क्या होता है, Cl H की इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेता है, कटैक। तो अब इस हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी चला गया, अब हाइड्रोजन तो हो गया कंगाल। अब इसके पास तो कुछ बचा नहीं, अब इसके पास जबरदस्त 2 होल हैं। तो ये देख रहा होता है कि हाँ भाई अमोनिया में तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री में पड़े, तो अमोनिया भी बहुत महान होता है कि ले भाई मैं तुझे 2 अपने एक जोड़ा जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तुझे दे देता हूँ, तो उन जोड़ों को इस्तेमाल कर। तो HCl इन जोड़ों को इस्तेमाल कर लेता है, अर्थात एक तो देने वाला होता है और एक जोड़े को लेने वाला होता है। जब ये कंडीशन आ जाती है तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। ठीक, इसका मतलब ये बन गया NH3 से HCl। ये बंध को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तीर का निशान जो दे रहा होता है डोनर से एक्सेप्टर की तरह लगाकर इस निशान को प्रदर्शित करते हैं, तो ये बन जाएगा NH3, या इसको हम लोग NH4Cl भी कहते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं कि NH4Cl में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है। तो भाई N और H में तो सहसंयोजक बंध है, HCl में आयनिक बंधन है, और NH3 और HCl के बीच में उपसहसंयोजक बंध है। इसका मतलब ये एक ऐसा पदार्थ है NH4Cl जिसमें तीनों बंधन की उपस्थिति हम देख सकते हैं। परीक्षा में आज तक प्रश्न नहीं आया, लेकिन अगर आ जाएगा तो आप लोगों का तो भाई 3 नंबर तो पक्के हैं। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों बंध पाए जाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा, NaCl और K2SO4 और NH4Cl या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप बताएं ज़रा कमेंट बॉक्स में जल्दी से, क्योंकि मुझे विश्वास है आपने पूरा का पूरा देखा होगा। एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। इसका एकदम परफेक्ट आंसर क्या होगा, NH4Cl। क्योंकि NH4Cl में तीनों बंध उपस्थित हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये दे दें कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण केवल आयनिक यौगिकों में प्रदर्शित होता है, सहसंयोजक बंधनों में, सहसंयोजक यौगिक में कम देखने को मिलता है, आयनिक यौगिक में सर्वाधिक होता है। तो पहला ऑप्शन, अभिक्रियाएं मंद गति से होती हैं। दूसरा ऑप्शन, अभिक्रियाएं कुछ तुलनात्मक रूप से तेज गति से होती हैं। और तीसरा ऑप्शन आपके पास आयनिक यौगिक भंगुर प्रकृति के होते हैं। और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। आप जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, ज़रा ध्यान से उत्तर दें कमेंट बॉक्स में। एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। इसमें क्या हो जाएगा, भंगुरता का गुण, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही होगा
कि आयनिक बंधन में भंगुर गुण पाया जाता है। भंगुर मतलब ब्रिस्टैलिटी का गुण पाया जाता है, समान आवेश एक तरफ आ जाते हैं। अच्छे से सुना आपने। इसमें मैंने जो सेकंड ऑप्शन, अब आप कहेंगे सेकंड ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में क्या है कि तुलनात्मक रूप से तीव्र नहीं, ये बहुत ज़्यादा तीव्र होती है ये गति। अभी तक इससे संबंधित तो यही प्रश्न बनते हैं, तो ये इनके गुण जरूर याद कर लेना। अच्छा, एक और बात, ये विद्युत के चालक होते हैं, कारण इसमें धनावेश और ऋणावेश होता है। इस वजह से जो आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत का किसी न किसी अवस्था में चालन करते हैं, ठोस, द्रव या गैस। लेकिन जो सॉल्ट होते हैं ना, अधिकतर सॉल्ट जो होते हैं वो आयनिक बंधन वाले होते हैं। तो सॉल्ट क्या होते हैं कि ये जितने भी सॉल्ट होते हैं, जैसे NaCl है, ये ठोस रूप में, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठोस रूप में इनके बीच में इतना प्रबल आकर्षण बल होता है कि आयन मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन अगर आप इसमें पानी डाल दो, अर्थात इसका जलीय विलयन बना दो या इसको पिघला दो, तो दोनों ही अवस्थाओं में इसके आयन मुक्त हो जाते हैं। और आयन मुक्त होते हैं तो फिर ये गति करने लगते हैं। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आयन गति करते हैं। धनावेश कहाँ से कहाँ चला जाता है? धनायन से ऋणायन की ओर चला जाता है, जबकि ऋणावेश ऋणायन से धनायन की ओर चला जाता है। ठीक है, तो धनायन को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे सोडियम धनायन है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कैटायन बोलेंगे, क्योंकि ये कैथोड की तरफ गतिशील होता है। जबकि क्लोरीन का क्या होता है? माइनस, यानी इसको हम एन आयन बोलेंगे। कैटायन जो होगा, कैटायन मतलब ऐसा आयन जो धनात्मक हो। तो आप बताइए ये कौन से इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा? ये ऋणायन की ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, माइनस इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। तो इसीलिए जिस इलेक्ट्रोड की ओर ये इलेक्ट्रोलाइट में जाता है, जो माइनस इलेक्ट्रोड होता है, इसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। कैटायन, क्योंकि यहाँ पे कैथोड, क्योंकि यहाँ पे कैटायन जा रहा है। ठीक इसी तरह से जो धनावेशित वाला जो टर्मिनल होता है, जिसके बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात करेंगे, वो एनोड कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर ये ऋणायन जाता है, यानी कि एन आयन जाता है, इसलिए उसको एनोड। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये नहीं भी आया होगा तो अगले जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला करेंगे उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे थे इसकी, तो इसमें विद्युत की चालकता पाई जाती है, जबकि सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं इसमें विद्युत की चालकता नहीं पाई जाती है। विद्युत चालक नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, परमाणु होते हैं, कोई आयन थोड़ी होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, ना ही इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। हालांकि ग्रेफाइट इसका अपवाद है। ग्रेफाइट सहसंयोजक यौगिक होने के बावजूद भी, कार्बन कार्बन बंध से बने होने के बावजूद भी होता है। क्यों? उसका कारण ये उसमें परतदार संरचना होती है और उसके अंदर बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई विद्युत का चालक तो या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन से होता है या आयनों से होता है। तो यहाँ से एक जबरदस्त प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के क्रिस्टल अथवा यौगिक विद्युत का चालन करते हैं? पहला, सामान्य रूप से विद्युत का चालन करते हैं। पहला, आयनिक यौगिक। दूसरा, सहसंयोजक यौगिक। तीसरा, उपसहसंयोजक यौगिक। या चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? आप लोग जल्दी से दें। हाँ, इसका जवाब क्या होगा बताएं? एकदम सही जा रहे हैं आप लोग, जवाब बताएं। इसका जवाब होगा आयनिक बंधन। एकदम सही है। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अच्छा आपने बताया, रिस्पॉन्स अच्छा दिया। अच्छा, ये भी आ सकता है प्रश्न कि आयनिक जो यौगिक होते हैं इनमें इसके बंध अधिक निकट होते हैं या दूर होते हैं, इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं। अब ये आपके पास हो गया। अब बात करते हैं धात्विक बंधन। धात्विक बंधन के बारे में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि धातुओं में एक विशेष प्रकार का बंधन होता है जो सहसंयोजक से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन उसका संपूर्ण भाग सहसंयोजक नहीं होता है। यही रीज़न है कि इसको हम लोग धात्विक बंधन कहते हैं। ये केवल धातुओं में पाया जाता है। मैं इसको इस तरह से व्याख्या कर सकता हूँ कि मतलब एक बहुत बड़ा महासागर है, उसमें महासागर में पानी के स्थान पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन हैं, जो इलेक्ट्रॉन कभी भी कहीं भी निकल सकते हैं, क्योंकि धातुओं में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो सहसंयोजक यौगिकों में और आयनिक यौगिकों में नहीं होते हैं, जबकि वो सिर्फ धातुओं में होते हैं। जैसे आघात वर्धनीयता, जैसे तन्यता, ये सारे गुण वो गुण होते हैं जो केवल धातुओं में पाए जाते हैं। इसीलिए उनकी व्याख्या करने के लिए एक विशेष सिद्धांत दिया गया था। उस सिद्धांत के आधार पर हम धातु बंध को या धात्विक बंध को समझा सकते हैं। इसीलिए मूल रूप से ये तीन ही प्रकार के बंध पढ़े जाते हैं। ये तो थे आपके बंधन। कौन से? परमाणविक बंधन। अब हम जैसा वादा मैंने किया था आपको कि आणविक बंधन के बारे में बताऊंगा, तो ये परमाणविक बंधन है। अब आयनिक बंधन के ऊपर चलते हैं कि आयनिक बंध क्या होते हैं, किसे कहते हैं हम लोग आयनिक बंध। तो आयनिक बंध बड़े ही सिंपल बंध होते हैं। आणविक बंध बड़े ही सिंपल होते हैं। वो अणु, एक स्थायी पदार्थ में होता है भाई, अणु,
ये अणु है, कुछ परमाणुओं से बना हुआ अणु है, ये दोनों अणु के बीच में जब मूड करता है तो इनके बीच में एक आभासी सा बंध बन जाता है। एक बात ध्यान रखना, आणविक बंध सदैव दुर्बल होता है क्योंकि वो तो स्थायी चीजों के बीच बना होता है, ना भी रहे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, जबकि परमाणुविक बंधन बड़े ही प्रबल होते हैं। ऐसा भी प्रश्न एक बार आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बंधन अधिक प्रबल होता है। पहला था आणविक बंधन, दूसरा था परमाणुविक बंधन, तीसरा था उपरोक्त दोनों और चौथा था उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सब लोग जानते हैं इसमें परमाणुविक बंधन हो जाएगा। ये टेक्निकली इस तरह से प्रश्न भी बन सकता है। अब हम इसकी बात करते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बंधन और एक होता है वांडरवाल बंध या लंदन बंध। वांडरवाल बंध, सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, जब किसी गैस को दबाया जाता है तो गैस को जैसे ही दबाया जाता है तो इसके जो अणु हैं ये बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, और जब अणु पास पास आ जाते हैं तो ना चाहते हुए भी इनके बीच में एक आकर्षण बल लगने लग जाता है, जिसको हम लोग वांडरवाल बल कह देते हैं। समझना ध्यान से, जिसके कारण वो गैस लिक्विफाइड हो जाती है। ये तो था वांडरवाल बल। जैसे ही हम वो दाब हटाते हैं, जैसे ही हम उस प्रेशर को हटाते हैं, ये बंध अपने आप टूट जाता है और ये वापस गैस अपनी अवस्था में मुक्त हो जाती है। ये मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब हाइड्रोजन बंधन की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न हाइड्रोजन बंधन पे बनते हैं। हाइड्रोजन बंधन तब बनता है जब एक अणु में कम से कम हाइड्रोजन और दूसरे में कोई प्रबल विद्युत ऋणी पदार्थ हो। प्रबल विद्युत ऋणी पदार्थ यानी नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में से या फ्लोरीन में से कोई एक होना चाहिए। याद रखना, यहाँ से शब्द शानदार प्रश्न बनते हैं। मैं आपको इस प्रश्न को अच्छे से क्लियर करूँगा। जैसे ये है आपके पास जल यानी वाटर, ये देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्या होता है कि ये हाइड्रोजन है, अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी हाइड्रोजन तो कंगाल हो जाता है क्योंकि ये प्रबल विद्युत ऋणी है। जबकि इसके पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। तो ये इसको प्यार से ये इसको कहता है, भाई मेरे को दे देना 2 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। याद है, उपसंयोजक बंध टाइप का हिसाब हो जाता है इनका, कहे भाई मेरे को दे दे। अब ये कहता है आजा आजा लेने के लिए, तो ये क्या कहता है, ये इसके थोड़ा सा करीब आ जाता है। तो इसकी वजह से इनके बीच में एक बंधन बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन। अंतर अणुक यानी कि इंटरमोलिकुलर, 2 अलग अलग मॉलिक्यूलर्स के बीच में अगर ऐसा हो जाता है तो अणु पास पास आ जाते हैं। मैं फिर से कहता हूं, अगर ऐसा हो जाता है तो अणु कुछ समय के लिए पास पास आ जाते हैं। इनके बीच में एक दुर्बल आकर्षण बल हो जाता है। इसी को हम लोग H बंध या हाइड्रोजन बंध कहते हैं। यही रीजन है, इसी कारण हम कह सकते हैं कि पानी यानी H2O तो द्रव है, लेकिन H2S द्रव नहीं है, गैस है। क्यों? क्योंकि भी ऑक्सीजन और सल्फर तो एक ही ग्रुप के है ना, तो इनके गुण तो मिलने चाहिए। तो अगर ये पानी है तो ये भी पानी होना चाहिए, लेकिन H2S गैस है। रीजन ये है कि जो H2S होती है, H2S है ना, मैं यहां बना के दिखा देता हूं आपको। H और SH, इसको ध्यान से देखना। सल्फर में प्रबल विद्युत आकर्षण बल नहीं होता है, मतलब कि ये मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी इतनी नहीं होती है। तो क्या होता है कि भी सल्फर इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाता, हाइड्रोजन भी कंगाल हो नहीं पाता है। तो खुश हो जाता है कि हाँ मैं तो कंगाल हुआ नहीं, जब हुआ नहीं तो फिर मैं इस हाइड्रोजन के लोन पेयर क्यों, इस सल्फर के लोन पेयर क्यों लूँ। तो इस तरह से भैया ये लोन पेयर ले नहीं पाता है, और जब लोन पेयर ले नहीं पाता तो इनके बीच में हाइड्रोजन बंधन बन नहीं पाता है। अगर इनके बीच में हाइड्रोजन बंधन बनता तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस नहीं होती, तब लिक्विड होता। लेकिन हाइड्रोजन बंधन के कारण ही पानी क्या होता है, द्रव होता है, गैस नहीं होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा तापमान दे दें तो ये भी टूट जाता है और ये गैस में बदल जाता है, माना। लेकिन तापमान ना दें, अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये लिक्विड होता है, क्योंकि कंपैरेटिवली इसके अणु पास पास होते हैं। जब अणु पास पास होते हैं तो अवस्था आपको पता है ये लिक्विड होती है। एक और बता देता हूं, कभी कभी क्या होता है, एक ही अणु के 2 परमाणुओं के मध्य, जैसे सैलिसिलिक एसिड की हम बात कर लेते हैं, या एक संरचना बना रहा हूं मैं आपके सामने, इस तरह की मान लो ये एक संरचना बन जाए, तो आप देखेंगे कि इस हाइड्रोजन में और इस किसी एक ऑक्सीजन में, आप जानते हैं इनके बीच में एक प्रबल आकर्षण बल लग जाएगा। अगर इस प्रकार का बन जाता है तो इसको हम अंतः अणुक हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। हालांकि इस पर कभी प्रश्न नहीं आया, फिर भी मैं बता देता हूं। जब अंतः अणुक हाइड्रोजन बंधन बनता है तो क्या स्थायित्व बढ़ जाता है, स्थायित्व बढ़ जाता है, और स्थायित्व बढ़ने की वजह से उस चीज़ का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट अधिक हो जाता है। तो इस पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस कारण से H2S तो एक गैस है जबकि H2S गैस है, H2O लिक्विड है। तो उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन के कारण, इंटरमोलिकुलर
हाइड्रोजन बंधन के कारण। इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।